जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो पर्यावरण की निरंतर सीरीज चल रही है उसी में ये हमारा अगला वीडियो है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर अवश्य करना है, ठीक है। तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है तो क्या है? आपके पास 4 विकल्प हैं: सर्जनात्मक विधि, लक्ष्य केंद्रित विधि, चयनात्मकता या उपरोक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है तो कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 11। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 4, यानी कि उपर्युक्त सभी। 4 नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर हम इसको विस्तृत से देखेंगे कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के अंतर्गत खोजकर्ता में सृजनात्मकता, चयन करने की क्षमता तथा लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। अतः पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के निम्न गुण होने चाहिए। एक तो लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मकता विधि, है ना, चयनात्मकता। अतः सभी विकल्प कैसे हैं? सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं तो कौन सी सीमाएं हैं? प्रश्न क्रमांक 12। विकल्प आपके पास 4 हैं। सबसे पहले तो इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, या फिर उपरोक्त सभी। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से ना करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते, यानी जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रेक्षण विधि की सीमाएं। प्रेक्षण विधि की सीमा देखो, समस्या के चुनाव से परिणाम की वैधता निर्धारित करने के प्रत्येक स्तर पर इसकी उपयोगिता संदेह रहित रहती है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते, ठीक है। तो ये इसकी सीमाएं हैं। अब इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? आप इकोसिस्टम जानते होंगे, किसी स्थान का अजीवीय घटक, परस्पर क्रिया करने वाला जीवीय समुदाय, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, या जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? 4 विकल्प हैं, चयन करना है और ABCD करके आप उत्तर बताएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 13 और आपका सही उत्तर होगा जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, यानी 4 नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारू अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार पारितंत्र अन्योन्याश्रित अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। पारितंत्र आमतौर पर अनेक खाद्य जाल बनाते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर इन जीवों के अन्योन्याश्रय और ऊर्जा के प्रवाह को दिखाते हैं, जैसे तालाब और वन, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है तो क्या है? मानव शरीर का भार कम होना, शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, या फिर अधिक तेज चाल। तो मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? 2 पैरों पर चलने का। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर 3, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा लाभ है। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों से चलने का मुख्य कारण यह होता है कि मानव के 2 हाथ स्वतंत्र हो जाते हैं तथा मस्तिष्क भी आज्ञा अनुसार कार्य करने को स्वतंत्र होते हैं। इससे कार्य करने में कुशलता का विकास होता है तथा कार्य भी तेजी से पूरा होता है। सभी जंतुओं के में मानव ही 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलता है, जिसका लाभ है कि वह मनुष्य अधिक तेज चाल चलता है, ठीक है। अगला देखो, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए कौन सा यंत्र को क्या कहा जाता है? सीस्मोग्राफ, फिजियोग्राफ, कार्डियोग्राफ या फिर वेरोग्राफ। भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 15। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? भूकंप मापी
या फिर सीस्मोग्राफ कहा जाता है इसे। भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को सीस्मोग्राफ, ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सीस्मोग्राफ नामक यंत्र का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। 0 से 9 अंक तक चिन्हित होता है तथा प्रत्येक बढ़ता हुआ अंक भूकंप की बढ़ती हुई तीव्रता को प्रदर्शित करता है तथा अगला अंक पिछले अंक से 10 गुना अधिक भूकंप की तीव्रता बताता है, ठीक है। तब आपका उत्तर क्या होगा, सीस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है। आपने सूर्य से जो ग्रह हैं उनको देखा होगा कौन सा निकट है और कौन सा दूर है, तो आपसे पूछा जा सकता है। अभी निकट पूछा है, दूर भी पूछा जा सकता है, तब आपको पता होनी चाहिए सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है। बृहस्पति है, मंगल है, शुक्र है या फिर बुध है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर 4 यानी कि बुध, ठीक है। सूर्य से निकटतम जो ग्रह माना जाता है वो बुध माना जाता है। अब इसका विस्तार से देखेंगे कि हमारे सौरमंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। सबसे पहले बुध सबसे निकट का, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है, ठीक है। अगला देखें, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। गिर गुजरात में, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में। तो गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गुजरात में। गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में स्थित है, ठीक है। 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान राज्य के कठियावाड़ जिले में है। गुजरात के कहाँ पर है, कठियावाड़ जिले में है। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तो वाहनीय ईंधनों में सब किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। पेट्रोल को, डीजल को, द्रवित पेट्रोलियम गैस को या संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। तो किसे वाहिनी ईंधनों में किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है, तो किसे माना जाता है। 19 का उत्तर आपको बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस को, यानी जो 4 नंबर है वो सही होगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस को पर्यावरण स्नेही माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संपीड़ित प्राकृतिक गैस वाहनीय ईंधनों में सबसे ज़्यादा पर्यावरण स्नेही माना जाता है क्योंकि इससे बहुत कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को ही सीएनजी कहते हैं। चूंकि यह गैस प्राकृतिक गैस का ही संपीड़ित रूप है, इसलिए इसका रासायनिक संगठन बगैर दाब के बने गैसों के समान होता है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन, ईथेन, प्रोपेन होता है, ठीक है। तो सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्र कहलाता है, क्या कहलाता है। भूवैज्ञानिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र या इनमें से कोई नहीं। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है। तब आपका प्रश्न क्रमांक 20 का सही उत्तर क्या होगा, जैव भू रासायनिक चक्र, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो सही होगा, जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है। सभी जीवों को मुख्यतः 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। ये तत्व हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। ये तत्व वातावरण से सब जीवों में और जीवों से वातावरण में स्थानांतरित होते रहते हैं। जीवमंडल में विद्यमान ये चक्र जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र या पोषक चक्र कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं तो सभी लोगों को पता है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सुंदरलाल बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा, मदर टेरेसा या फिर महात्मा गांधी। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता बिना विलंब के आपका कमेंट आना चाहिए। आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा, 1 नंबर, ठीक है। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। यह आंदोलन वृक्षों के काटने के विरोध में वर्ष 1973 में वर्तमान उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में जिस पेड़ को काटा जाता था, लोग उस पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते थे। इस तरह से पेड़ों की रक्षा का आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। चिपको आंदोलन 1973, सुंदरलाल बहुगुणा, वृक्षों का आदमी भी इन्हें कहा जाता है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, क्या है, प्रोटीन, विटामिन, वसा या कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति बताना, प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, प्रोटीन,
यानी विकल्प नंबर जो 1 है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है तो प्रोटीन, ठीक है, 1 नंबर। सेंगर ने पहल गाय के इंसुलिन के अणु की रचना का पता लगाया। किसने? सेंगर ने। सिद्ध किया कि यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है। इसके लिए उन्हें 1958 में नोबेल पुरस्कार मिला। इंसुलिन ही वह प्रथम प्रोटीन है जिसका आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में संश्लेषण करने में सफल हुए। मानव इंसुलिन का सन 1965 में सान ने संश्लेषण किया, ठीक है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है पराग कणों में, मूल सीड्स में, तने में या फिर पराग कोश में। तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो किस में होता है? पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें? उत्तर होगा 4, यानी पराग कोश में। पराग कोश में होता है। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन पराग कोश में होता है जहाँ परागण की क्रिया द्वारा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। वास्तव में अर्धसूत्रण एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जो यूकेरियोट प्राणियों में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। अर्धसूत्रण द्वारा युग्मक कोशिकाएं पैदा होती हैं। सभी जंतुओं तथा भूमि पर उगने वाले पौधे समेत अधिकांश जीवधारियों में युग्मक को अंड कोशिका तथा शुक्राणु जो है कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो विकल्प नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है तो आपको बताना है जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या फिर डेट्रीटिवोर। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 24। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा शाकाहारी। कौन सा है? शाकाहारी, ठीक है। शाकाहारी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है जैविक समुदाय में खाद्य श्रृंखला इस प्रकार होती है: उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी या अपघटक। प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। इस प्रकार जैविक समुदाय में प्रथम उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, ठीक है। अब ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? ज्वर नियंत्रण में बी कॉम्प्लेक्स, प्रूफेन, पैरासिटामोल या फिर लिब 52। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि हमें बतानी है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3 यानी कि पैरासिटामोल, ठीक है। पैरासिटामोल आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाली, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है पैरासिटामोल। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? स्ट्रेप्टोकोकस, एस्परजिलस, एस्ट्रोवायरस या फिर लैक्टोबैसिलस। तो कौन ऐसा सूक्ष्मजीवी है जो उत्तरदायी है दही निर्माण हेतु? प्रश्न क्रमांक 26। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? लैक्टोबैसिलस, यानी जो 4 नंबर है वो सही होगा। लैक्टोबैसिलस 4 नंबर। अगला है दूध से दही निर्माण की प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस उत्तरदायी होता है। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? जेनिंग्स ने, लैंडस्टीनर ने, पेंटेन एवं मास्ट ने या फिर कार्ल मार्क्स ने। तो प्रश्न क्रमांक 27 उत्तर हमें बताना है मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर यानी विकल्प नंबर जो 2 है वो सही हो जाएगा। मानव रुधिर वर्ग की खोज की थी लैंडस्टीनर ने। मानव रुधिर वर्ग की खोज ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने वर्ष 1901 में किया। इन्होंने रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में विभाजित किया: ए, वी, ए बी, ओ तथा ए वी, है ना। रुधिर वर्ग सर्वग्राही होता है तो ये 4 वर्गों में इन्होंने विभाजित किया। और ए बी रुधिर वर्ग जो है वो क्या होता है? सर्वग्राही, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों प्रतिजन पाया जाता है परंतु एंटीबॉडी का अभाव होता है। ओ वर्ग सर्वदाता कहलाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, ठीक है। तो आपको याद रख लेना रुधिर वर्ग की जो ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक थे लैंडस्टीनर, इन्होंने की थी, ठीक है। प्याज, आलू, अदरक है तो क्या है? प्याज, आलू और अदरक तना है, जड़ हैं, अपस्थानिक जड़ें हैं या सल्क पत्र हैं? क्या हैं? प्याज, आलू और अदरक क्या कहलाते हैं? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? तना, ठीक है। प्याज, आलू, अदरक ये तना कहलाते हैं। तना उदाहरण प्रकंद है। तना के उदाहरण देखो, प्रकंद हल्दी, अदरक, कंद आलू, सल्क कंद प्याज, लहसुन, घनकंद अरबी, ये सभी तना के उदाहरण हैं, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। एक कोषीय सूक्ष्म जीव है तो कौन है? विषाणु है, स्पाइरोगेरायर है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है। तो आपको बताना है स्पाइरोगायरा,
तो एक कोषीय सूक्ष्म जीव कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 29। तब आपका 29 का बिल्कुल सही आंसर होगा पैरामीशियम, यानी 3 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, पैरामीशियम एक कोषीय जीव होते हैं। एक कोषीय वह जीव होते हैं जिनके शरीर का निर्माण मात्र एक ही कोशिका से होता है। तो वो कौन सा है? पैरामीशियम, यानी जो 3 नंबर है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? कौन सा पादप उत्पाद है जो साबुन का विस्थापन है? रीठा, रुद्राक्ष, तेंदु या उपरोक्त सभी? तो साबुन का विस्थापन है कौन सा है? एक, यानी रीठा। रीठा 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, रीठा पादप का उत्पाद होता है जो साबुन का विस्थापन है। रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है। थर्मामीटर, बैरोमीटर, सीस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर। वायुदाब नापने वाला जो यंत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न क्रमांक 1। तो आपका राइट आंसर होगा बैरोमीटर। ठीक है, 2 नंबर आपका वायुदाब नापने वाला जो यंत्र है वो बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है और बी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने अध्ययन किया पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। वीडियो कैसा लगा जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है। वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करना है। और जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए आपको सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। व्हाट्सअप नंबर है 9098609291। ठीक है, तो सभी लोग जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। शाम को 6:30 बजे रोज़ आपकी क्लास होती है इसी प्रकार से। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।